फिल्म की शुरुआत एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब से होती है, जहां एक आदमी कार्टर लगातार मैच जीत रहा है। एक औरत फ्रैंकी बार में आती है। उसे कार्टर की तलाश है क्योंकि वह उसे अपने बार का बाउंसर बनाना चाहती है। जब कार्टर अपने विरोधी को नॉकआउट कर देता है, अपनी छठी जीत, तो फ्रैंकी बहुत प्रभावित होती है। रेफरी घोषणा करता है, जो भी अगले राउंड में कार्टर को हराएगा उसे उस रात की सारी इनामी राशि मिल जाएगी। एक आदमी हुडी पहनकर सामने आता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हुडी हटाता है, कार्टर का रवैया तुरंत बदल जाता है। वो इस आदमी से नहीं लड़ने वाला, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि महान डॉल्टन है। रेफरी पैसे का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर रिंग छोड़ देता है। डॉल्टन सारा पैसा जीत लेता है। भीड़ में खड़ी फ्रैंकी समझ जाती है, ये डॉल्टन ही है जिसकी उसे तलाश थी। जब डॉल्टन अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, तो एक आदमी जिसने डॉल्टन पर पैसे हारे थे, उसे रोक लेता है। वो डॉल्टन को चाकू मारता है, लेकिन डॉल्टन शांति से पूछता है, क्या तुमने ये सब अच्छे से सोच लिया था? वो आदमी घबरा जाता है और भाग जाता है, वहीं छोड़कर जैसे कोई गिफ्ट दे रहा हो। डॉल्टन अपने घाव की देखभाल करने लगता है। फ्रैंकी पास आती है। तुम्हें एम्बुलेंस वगैरह चाहिए क्या? डॉल्टन, नहीं। फ्रैंकी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ है? डॉल्टन, थामो जरा। वो देखती है कि डॉल्टन बिना लड़े ही इतना पैसा जीत गया और फिर भी कितना शांत है। उसे कबूल करना पड़ता है कि उसे डॉल्टन को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। जब वो बात करते हैं, डॉल्टन खुद ही अपने जख्म की मरहम पट्टी करने लगता है और फ्रैंकी चौंक जाती है कि ये आदमी कितनी आसानी से सब संभाल लेता है। फ्रैंकी, लगता है तुम ये सब पहले भी कर चुके हो। बहुत बार। फ्रैंकी बताती है कि वो एक रोड हाउस बार जैसी जगह की मालिक है, जो पहले अच्छा चलता था, लेकिन अब वहां गलत लोग आने लगे हैं और माहौल बिगड़ गया है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो उसने पहले सोचा था कि कार्टर को नौकरी पर रखेगी। फ्रैंकी, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि कार्टर फोर्ड नाम के किसी आदमी से बात करूं। कार्टर तो ठीक है, लेकिन तुम बेहतर हो। अब उसे लगता है डॉल्टन ही सही आदमी है। वो उसे हफ्ते के $5000 ऑफर करती है, लेकिन डॉल्टन मना कर देता है। डॉल्टन, कार्टर से बात करो। जाने से पहले फ्रैंकी उसे अपना नंबर दे देती है। डॉल्टन गाड़ी में बैठकर निकलता है। वो अपने प्रोफेशनल फाइटर वाले बीते हुए दिनों को याद करता है। कुछ उदास सा लगता है। फिर अचानक वो पागलपन कर बैठता है। अपनी गाड़ी को ट्रेन की पटरी पर ले जाकर खड़ी कर देता है, जैसे उसे अब कोई परवाह नहीं। फिर अचानक सोच बदलता है, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कुछ सेकंड की टेंशन के बाद ट्रेन आकर गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा जाती है। डॉल्टन बाल बाल बच जाता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचता, तो वो फ्रैंकी को कॉल करता है। डॉल्टन एक छोटे से शहर ग्लास की पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है चार्ली नाम की एक किशोरी लड़की से, जो अपने पापा के साथ एक बुक स्टोर चलाती है। दोनों अच्छे लोग हैं और थोड़ा चौंकते हैं ये जानकर कि डॉल्टन रोड हाउस की हालत सुधारने आया है। डॉल्टन, उसने कहा था ये रोड हाउस है, लेकिन नाम नहीं बताया था। चार्ली, अरे इसका कोई नाम ही नहीं है, बस शायद रोड हाउस कहते हैं। फिर वो लोग उसे बार की ओर इशारा करते हैं। डॉल्टन आखिरकार उस रोड हाउस बार तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, बिली वेटर उसे तुरंत पहचान लेता है। मैं जानता हूं तुम कौन हो, एल्वुड डॉल्टन। मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूं भाई। फिलहाल बार में शांति है और डॉल्टन भी कहता है कि ये जगह कितनी शांत लग रही है। लॉरा, जो बार में कॉफी बनाती है, हंस पड़ती है। उसे पता है कि ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जैसे ही रात होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। बोतलें और ग्लास इधर उधर उड़ते हैं। लाइव बैंड एक सेफ्टी नेट के पीछे होता है, जिससे उन्हें नुकसान ना हो, और डॉल्टन बस दूर से शांत होकर सब देखता है। थोड़ी देर बाद एक बाइकर्स का गैंग आता है, जो ग्राहकों को परेशान करता है और लड़कियों को छेड़ता है। बिली एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग उसे धमकाने लगता है। डॉल्टन बीच में आता है और शांति से मामला सुलझाने की कोशिश करता है। जब माहौल गर्म होने लगता है, वो गैंग से कहता है, बाहर चल के बात करते हैं। गैंग लीडर डेल मना कर देता है। डॉल्टन, वो बाइक बाहर तुम्हारी है ना? डेल, हाँ मेरी रेड वाली है दाईं ओर। तो डॉल्टन जाकर उनकी बाइकें गिरा देता है, जिससे वो लोग गुस्से में बाहर आ जाते हैं। बाहर डॉल्टन उन्हें शांति से जाने का मौका देता है। वो मजाक भी करता है, तुम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस है, डेंटल भी कवर करता है। फ्रैंकी, पास में कोई हॉस्पिटल है क्या? कौन परवाह करता है, चुप रहो और लड़ो। गैंग में से सिर्फ एक लड़का मो थोड़ा समझदार लगता है। वो हॉस्पिटल का रास्ता बताने लगता है। लगभग 25 मिनट लगेंगे, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। डेल, मो चुप रहो। इसके बाद डॉल्टन एक एक करके सबको थप्पड़ मारता है। वो जवाब में हमला करते हैं, तो डॉल्टन घूंसे मारता है। एक का तो नाक फिर से तोड़ देता है। डॉल्टन, चलो इसे ड्रॉ मान लेते हैं। डेल, ड्रॉ क्या होता है? डॉल्टन, मतलब मैं जीत गया और तुम भी हार नहीं मानी, समझो टाई हो गया। डेल फिर भी नहीं मानता और उसे भी नॉकआउट कर दिया जाता है। डेल, मुझे लगता है मेरी बांह टूट गई। डॉल्टन, हाँ बिल्कुल टूटी है, पर खुश हो जाओ, हॉस्पिटल सिर्फ 20 मिनट दूर है। मो, मैंने तो 25 कहा था। डेल, भगवान, मैं अब गाड़ी नहीं चला सकता। डॉल्टन, फ्रैंकी, तुम्हारे पास कोई गाड़ी है क्या? फ्रैंकी, है,
लेकिन इनके लिए नहीं। डॉल्टन, अरे यार इन्हें इलाज की जरूरत है। फ्रैंकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉल्टन फिर भी उसकी कार ले लेता है और गैंग वालों को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पहुंचकर वो उनके फॉर्म भरने में भी मदद करता है। नर्स, ये तुम्हारा दोस्त है? डॉल्टन, नहीं, मैंने इसकी हड्डी तोड़ी है। वापस गाड़ी की तरफ जाते वक्त एक डॉक्टर डॉल्टन को रोकती है और ताना मारते हुए कहती है, थैंक यू, मेरी इमरजेंसी रूम बेवकूफों से भर दी तुमने। डॉक्टर की हंसी छूट जाती है जब डॉल्टन मजाक करता है। वो मुस्कुरा देती है। उसकी बातों में कुछ अलग सा मजा होता है। जब उसे दिखता है कि डॉल्टन अभी भी खून बहा रहा है, वो उसकी मदद करने का ऑफर देती है। जब वो चाकू के घाव का इलाज कर रही होती है, वो पूछती है, क्या तुम्हें सच में लड़ना पसंद है और क्या तुम ज्यादातर लड़ाइयां जीतते हो? डॉल्टन जवाब देता है, लड़ाई में कोई नहीं जीतता। जब वो उसे टांके लगाने का कहती है तो वो मना कर देता है। वो पूछती है, क्यों नहीं? डॉल्टन, ये मेरी गलती थी, अब इसकी सजा मुझे ही भुगतनी है। उसी वजह से वो दर्द की दवा भी लेने से इनकार कर देता है। रोड हाउस में फ्रैंकी डॉल्टन को हफ्ते की सैलरी देती है। स्टाफ अब भी पिछली रात की लड़ाई की बातें कर रहा होता है। सब डॉल्टन की स्किल्स से बहुत प्रभावित हैं। डॉल्टन कहता है कि बार से बाहर का नजारा बहुत सुंदर है और पूछता है, इस जगह का नाम रोड हाउस क्यों है? फ्रैंकी हंसते हुए कहती है, पता नहीं, मेरे अंकल का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अजीब था। डॉल्टन कहता है कि वो होटल में नहीं रहना चाहता। उसे पास ही एक हाउस बोट दिखी है जिसे वो किराए पर लेना चाहता है। फ्रैंकी बताती है, वो बोट मेरी ही है, तुम चाहो तो फ्री में रह सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना, वहां एक मगरमच्छ भी है। डॉल्टन चौंक कर, क्या? फ्रैंकी, मजाक नहीं कर रही, उसने पिछले साल शैंटी को खा लिया था। डॉल्टन, कौन शैंटी? फ्रैंकी, डॉक मास्टर का पालतू कुत्ता। डॉल्टन, ओह, और तुम्हारे अंकल ने बोट का नाम क्या रखा? फ्रैंकी, बोट का नाम द बोट है। डॉल्टन बोट में रहने लगता है। रात को उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो यूएफसी फाइटर था और चैंपियनशिप बेल्ट जीतने के करीब था। सुबह लॉरा उसे नाश्ते के साथ उठाती है। वो कहती है कि रोड हाउस में पहले कई बाउंसर आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार कुछ अलग होगा। बाद में डॉल्टन चार्ली की बुक स्टोर जाता है कंप्यूटर इस्तेमाल करने। चार्ली, गुड मॉर्निंग। डॉल्टन, दूसरे लोग भी, अरे डॉल्टन, यहाँ तक कि वहां भी लोग उसकी बाइकर्स वाली लड़ाई के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी पास की दुकान से हंगामा सुनाई देता है। वही बाइकर्स फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। चार्ली एक बैट उठाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग हंसते हैं। फिर डॉल्टन बाहर आता है। उसे देखते ही बाइकर्स पीछे हट जाते हैं। डॉल्टन वापस रोड हाउस लौटता है। अब तो ऐसा लगता है कि पूरे शहर को पता चल गया है कि वो कौन है। डॉल्टन, अरे फ्रैंकी। फ्रैंकी, हाँ? डॉल्टन, यहाँ कोई टाउन मीटिंग हुई थी क्या? सबको मेरा नाम कैसे पता है? फ्रैंकी हंसकर कहती है, यहाँ ऐसा ही है भाई, ये एक गॉसिप करने वाला छोटा सा आइलैंड है। डॉल्टन कहता है कि उसे फ्रैंकी की बोट पसंद आई, लेकिन उसमें उसे अजीब अजीब सपने आए। फ्रैंकी हंसती है। उन्हें बोट ड्रीम्स कहते हैं। समंदर में हिचकोले खाकर जो नींद की हालत खराब हो जाती है, वही है। इस बीच एक यॉट पर वो विलेन खलनायक जिसने बाइकर्स को हायर किया था, उसे बुरी खबर मिलती है। डॉल्टन ने उनकी सारी प्लानिंग चौपट कर दी। बाइकर गैंग ने लोगों को डराकर रोड हाउस बंद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉल्टन बीच में आ गया और सब बर्बाद कर दिया। बॉस का नाम है मिडशेव। वो शेव करवा रहा होता है और गुस्से में अपने नाई को कहता है, काम पूरा करो। मो कहता है कि सर, शायद हमें किनारे पहुंचने तक रुक जाना चाहिए, लेकिन बॉस नहीं मानता और जैसा सोचा था वो कट भी जाता है। गुस्से में बॉस कप्तान को घूंसा मार देता है। अब ये साफ हो जाता है, वो ना तो टफ है ना ही समझदार, बस बेवकूफ है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि इंतजार करें और अगले आदेश तक कुछ ना करें। एक गुंडा सुझाव देता है कि आपके डैड की मदद ले लो, लेकिन बॉस साफ मना कर देता है। रोड हाउस में फिर से लड़ाई हो जाती है, इस बार म्यूजिक को लेकर। डॉल्टन इस मौके को सीख देने के लिए इस्तेमाल करता है। वो बिली को एक लाल शर्ट वाले आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, उसके शर्ट के नीचे चाकू है। जब वो निकालने लगे, बस एक कदम पीछे हटना और सीधे उसके मुंह पर पंच मारना। आसान है ना? डॉल्टन मजाक में कहता है। हैरानी होती है कि हर साल इतने लोग चाकू से क्यों मारे जाते हैं, जबकि बस एक स्टेप पीछे लेना और पंच मारना ही तो है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है, बिली सच में ये कर दिखाता है। फिर डॉल्टन खुद भी लड़ाई में कूदता है, एक आदमी की कलाई तोड़ देता है और बाकी गुंडों को बिली के हवाले कर देता है। और बिली, जो एक वेटर है, डॉल्टन का काम पूरी तरह कर लेता है। आने वाले कुछ दिनों में डॉल्टन बिली को ट्रेन करता है, उसे फाइटिंग के कुछ टिप्स देता है। वो खुद को ज्यादा नहीं थकाता, बस अपनी वर्कआउट रूटीन करता है। उसे पता चलता है कि वहां काम करने वाला एक लड़का रीफ अच्छा फाइटर है, उसके हाथों पर घाव के निशान हैं। डॉल्टन समझ जाता है कि रीफ एक बॉक्सर है, तो वह बिली और रीफ को एक टीम बना देता है ताकि रोड हाउस में सब कुछ शांत रहे। अब डॉल्टन और ज्यादा आराम कर सकता है। वो गर्व से अपनी पैडावान सीखने वाले लड़के को एक्शन करते देखता है।
एक रात जब डॉल्टन एक नशे में धुत आदमी को बार से बाहर निकाल रहा था तो उसने देखा कि बाइकर गैंग बाहर खड़ी है। वे उसे घूरते हैं और फिर अपनी बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। उस रात डॉल्टन को फिर से यूएफसी फाइट के दिनों का भयानक सपना आता है। उसे वही चैंपियनशिप फाइट दिखती है। वो अपने विरोधी को उल्टी सीधी बातें बोल रहा होता है लेकिन खुद ही मुश्किल में फंस जाता है। अचानक उसकी नींद टूट जाती है। अगली सुबह एक लोकल कैफे में डॉल्टन की फिर से एली से मुलाकात होती है। डॉल्टन कहता है, नया हेयर कट अच्छा लग रहा है एली। वो जवाब देती है, ओह यू फ्रैंक, मुझे तुझे उस अपेंडिक्स से मरने देना चाहिए था। डॉल्टन सोचता है कि यहाँ के लोग इतने गुस्सैल क्यों हैं। एली बताती है कि ग्लास की शहर में हर कोई अपने तरीके से चलता है। यहाँ रिश्ते और वफादारी बहुत गहरी होती हैं और कई बार पुलिस भी कुछ नहीं करती। डॉल्टन और एली के बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह जाती, थोड़ी फ्लर्टिंग भी होती है। एक हफ्ते बाद डॉल्टन अपना वेतन लेकर बोट हाउस की तरफ लौटता है। रास्ते में वह देखता है कि एक कार धीरे धीरे उसका पीछा कर रही है। फिर अचानक वो तेज हो जाती है और डॉल्टन को टक्कर मारने की कोशिश करती है। डॉल्टन किसी तरह बचता है लेकिन वो गाड़ी फिर से पीछे आती है और उसे टक्कर मार देती है। ट्रक एक ब्रिज के किनारे लटक जाता है। डॉल्टन देखता है कि डेल, बाइकर गैंग लीडर, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रक से बाहर कूद जाता है और भाग जाता है। डॉल्टन को और ट्रक को नीचे नदी में गिरने के लिए छोड़ देता है। डॉल्टन किसी तरह बच जाता है। जब वह बोट हाउस लौटता है तो डेल वहां बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। डेल किसी फिल्मी विलन की तरह लंबी लंबी बातें करने लगता है लेकिन डॉल्टन फुर्ती से काम करता है। वो टेबल को पलटकर डेल के घुटने तोड़ देता है और उसे पानी में फेंक देता है। डॉल्टन फिर भी कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। डेल कहता है, तो फिर ये बेवकूफी थी, मैं वापस आ जाऊंगा। तभी वो मगरमच्छ आ जाता है जिसके बारे में फ्रैंकी ने पहले ही चेतावनी दी थी। डॉल्टन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मगरमच्छ ने डेल को अपना शिकार बना लिया होता है। अगली सुबह पुलिस डेल की बॉडी ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन एक लोकल आदमी कहता है, मगरमच्छ अपने शिकार को छुपा देते हैं इसलिए बॉडी नहीं मिलेगी। वही आदमी कहता है, इसीलिए किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था जब मेरा कुत्ता चैंटी भी मगरमच्छ ने खा लिया था। वो आगे कहता है कि शायद डॉल्टन ने बाइकर गैंग की कोई बड़ी प्लानिंग रोक दी थी। साइड बिजनेस चल रहा था जो शायद ड्रग्स की डिलीवरी से जुड़ा हुआ था। बुक स्टोर में चार्ली डॉल्टन को एक हार्बर, बंदरगाह का नक्शा दिखाती है। वो कहती है कि रोड हाउस को ड्रग शिपमेंट के लिए इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आसपास की चट्टानें ऐसा करना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। जब डॉल्टन बाहर निकलता है तो एक आदमी आता है और उसे अपनी कमर में लगी बंदूक दिखाता है। वो कहता है, कार में बैठो, मेरे बॉस बेन ब्रांड को तुमसे बात करनी है। वे बातें करने लगते हैं। डॉल्टन उसे चेतावनी देता है, अगर मैं तुम्हारी तर्जनी और बीच की उंगली तोड़ दूं तो तुम गोली नहीं चला पाओगे। और वो वही करता है, उसकी उंगलियां तोड़ देता है और उसकी बंदूक निकाल लेता है। एक और आदमी बीच में आता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो डॉल्टन से डर जाता है। डॉल्टन कहता है, अपने बॉस से कहो अगर उसे मुझसे बात करनी है तो मैं हर रात रोड हाउस में होता हूँ। और हाँ, तुम्हारा दोस्त अब डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छी बात यह है कि अस्पताल सिर्फ 25 मिनट दूर है। वापस रोड हाउस में डॉल्टन फ्रैंकी से पूछता है कि डेल और उसका गैंग उसके बार के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। फ्रैंकी कंधे उचकाकर कहती है, शायद ये इलाके लड़ाई हो। इस बीच जिसकी उंगलियां टूटी थीं, वो ब्रांड के पास वापस लौटता है और मानता है कि वो फेल हो गया। ब्रांड अब और भी गुस्से में है। उसकी पूरी प्लानिंग एक पतले दुबले बाउंसर डॉल्टन की वजह से बिगड़ रही है। असल में ब्रांड चाहता है कि रोड हाउस को गिरा दिया जाए और वहां एक लग्जरी होटल बनाया जाए। फिर ब्रांड के पिता जेल से फोन करते हैं। वो कॉल प्रीपेड है लेकिन ब्रांड बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो गुस्से में अपना मोबाइल समंदर में फेंक देता है। और फिर जाहिर है वो अपने आदमी को कहता है, जाओ मेरा फोन निकाल कर लाओ। मतलब ये कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ राजकुमार लगता है। हाँ, ये पक्का है कि यही ऑपरेशन का दिमाग नहीं है। उधर इटली में नॉक्स, एक ताकतवर और बेरहम फाइटर, एक खिड़की से कूदकर नग्न भाग रहा है क्योंकि उसने एक आदमी की पत्नी के साथ रात बिताई थी और अब उसका गुस्सैल पति उसे पकड़ने आया है। और सच में ये सोचने वाली बात है, जब वो इतना तगड़ा फाइटर है तो उसे भागने की क्या जरूरत थी। बस आदमी को एक मुक्का मारकर अपने कपड़े पहन के निकल जाता। इतना ड्रामा क्यों? मुझे लगता है मुझे पता है क्यों। शायद उसका पति खबीब नर्मागोमेदोव के साथ आया होगा। आई विल स्मैश योर बॉय। नॉक्स को ब्रांड के पिता का कॉल आता है। ब्रांड ने जो गड़बड़ की है उसे सुधारने के लिए नॉक्स को बुलाया गया है। वो एक सड़क किनारे विक्रेता को पिटाई करके उसकी जैकेट ले लेता है और फिर गुस्से में पूरा मार्केट का टेंट जला देता है। सच में सीधा पति को हरा कर निकल जाता तो कितना आसान होता। वापस ग्लास की मेन एली डॉल्टन को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की लग्जरी बोट में सरप्राइज देती है और उसे समुंदर के बीच पिकनिक स्पॉट पर ले जाती है जहां वो अक्सर बियर पीने और आराम करने जाती है। एली कहती है, वे उस आदमी की बॉडी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि क्रोकोडाइल्स अपनी खाने की चीजें छुपा कर रखते हैं। डॉल्टन मजाक में पूछता है, ये सब यहाँ किंडरगार्टन में पढ़ाया जाता है क्या? वो कहती है, हाँ। बातों बातों में
डॉल्टन ब्रांट नाम के आदमी से अपनी परेशानियां बताता है। एली बताती है कि ब्रांट का परिवार बहुत अमीर है और शहर की ज्यादातर जमीन का मालिक भी। जब एली डॉल्टन से उसके बीते हुए कल के बारे में पूछती है तो डॉल्टन थोड़ा असहज महसूस करता है। वो कहता है, तुम नहीं जानना चाहोगी, लेकिन एली कहती है, मैंने सब कुछ पहले ही ऑनलाइन पढ़ लिया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब डॉल्टन भी थोड़ा खुलने लगता है और उनके बीच एक करीबी पल बनता है। उधर नॉक्स फ्लैशी स्पोर्ट्स कार फेरारी में शहर में एंट्री मारता है, जिसमें दागिस्तानी रैप बज रहा होता है। वो आकर ब्रांट के ठिकाने के सामने बाइकें गिराकर गाड़ी खड़ी कर देता है। तुमने बाइकें मेरे रास्ते में रख दी थी। फिर वो वहां के गैंग के लड़कों को डांटने फटकारने लगता है, स्पष्ट कर देता है कि अब कंट्रोल उसी के पास है। जब ब्रांट आता है तो हैरान रह जाता है। पूरी गैंग नॉक्स के लिए खाना बना रही है और उसकी सेवा कर रही है। ब्रांट पूछता है, माफ करना, तुम हो कौन? नॉक्स आराम से जवाब देता है, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है और मैं उनके तरफ से एक संदेश लाया हूँ। ब्रांट पूछता है, क्या है ये मैसेज? नॉक्स जवाब देता है, हाँ बेन, बहुत जल्द। ब्रांट नोटिस करता है कि ये पागल आयरिश बंदा नॉक्स अपने बैग में पूरा डायनामाइट भरा हुआ लेकर आया है। ब्रांट कोशिश करता है मामला शांत करने की। वो कहता है कि उसे नॉक्स की मदद की जरूरत नहीं है। हम शहर के बीचों बीच एक बाउंसर को नहीं मार सकते। लेकिन नॉक्स मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है, अगर हमें इस बंदे को मारना है तो समझो वो पहले ही मर चुका है। अब बस वक्त का इंतजार है। ब्रांट उससे एक आखिरी मौका मांगता है कि वो खुद इस सब को संभाल लेगा। नॉक्स मान जाता है। फिलहाल उधर एली डॉल्टन को उसके घर छोड़ती है और अब तक तो डॉल्टन किसी सुपर हीरो जैसा लगने लगा है। उसके शरीर पर जो चाकू का घाव था वो कुछ ही हफ्तों में पूरा ठीक हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, वहां दो पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे डेल की मौत के बारे में सवाल पूछने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन पुलिस उसे डॉक्स नदी किनारे ले जाती है, जहाँ शेरिफ उसका इंतजार कर रहा होता है। डॉल्टन कहता है, लोग मुझे डॉल्टन बुलाते हैं सर। शेरिफ बोलता है, लोग मुझे बिग डिक बुलाते हैं। डॉल्टन कहता है, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। शेरिफ डॉल्टन को समझाता है कि ग्लास की एक परिवार जैसा शहर है। वो उसे एक डील देता है, या तो ये शहर छोड़ दो या मैं कोई बहाना बनाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा और फिर वहां तुम्हारा एनकाउंटर करवा दूंगा। डॉल्टन इस पूरे सेटअप की मजाक उड़ाता है, जिससे शेरिफ इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे लात मारता है और गोली चलाने ही वाला होता है। तभी एली आ जाती है। वो शेरिफ पर चिल्लाती है जैसे वो उसका बच्चा हो, यहाँ तक कि वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। डॉल्टन जो जमीन पर पड़ा होता है, सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। एली उसे वहां से गाड़ी में बिठाकर ले जाती है और सब कुछ बताती है। वो कहती है कि शेरिफ उसका पिता है। पहले वो ब्रांड के पापा के साथ काम करता था, लेकिन जब ब्रांड के पापा जेल चले गए तो वो ब्रांड के लिए काम करने लगा। एली डॉल्टन से कहती है कि वो ग्लास की छोड़ दे, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच ब्रांड के आदमी चार्ली की बुक स्टोर में आकर फसाद मचाने लगते हैं। डॉल्टन अपनी ड्यूटी के लिए फिर से रोड हाउस लौटता है। वहीं ब्रांड भी पहली बार सामना करने आता है। ब्रांड जानता है कि डॉल्टन को न तो धमकाया जा सकता है और न ही पैसे से खरीदा जा सकता है। उसने डॉल्टन की पुरानी यूएफसी फाइट भी यूट्यूब पर खोज ली है। वही फाइट जो डॉल्टन को रातों को डरावने सपनों में सताती है। उस फाइट में डॉल्टन चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा था और सामने वाला कोई और नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। डॉल्टन ने उसे नॉकआउट किया, लेकिन फिर भी वो मारना बंद नहीं करता। रेफरी की बात अनसुनी करके वो लगातार घूंसे मारता रहता है। उसका दोस्त उसी फाइट में मर जाता है। उस एक गलती ने डॉल्टन का पीछा कभी नहीं छोड़ा। ब्रांट उसकी आंखों में आंख डालकर थोड़ा मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्यों नहीं छोड़ देते सब कुछ? फिर ब्रांट नॉक्स को छोड़ देता है और पूरा बाइकर गैंग रोड हाउस पर हमला कर देता है। नॉक्स, जो किसी नाइट क्लब जा रहा हो ऐसा लग रहा है, अंदर आता है और जोर से ऐलान करता है कि अब ये रोड हाउस उसका है। वो जगह को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि एक औरत को उसके बॉयफ्रेंड की गोद से उठा लेता है। इस सब के बीच डॉल्टन चुपचाप बार में बैठा कॉफी पी रहा है, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। बिली और रीफ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉक्स बिली को एक ही झटके में बेहोश कर देता है। कई मजबूत लोग उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन नॉक्स किसी टर्मिनेटर की तरह सबको धूल चटा देता है। जब दोनों बाउंसर गिर जाते हैं तो पूरा बार फुल ऑन फाइट क्लब में बदल जाता है। डॉल्टन तो बस शांति से कॉफी पीना चाहता था, लेकिन नॉक्स बार बार उसका नाम चिल्ला रहा है। आखिरकार डॉल्टन उठता है और आयरिश नॉक्स का सामना करता है। नॉक्स हंसते हुए कहता है, ओए डॉल्टन, अच्छा लगा तुझसे मिलके। फिर दोनों ऐसे डायलॉग बाजी करने लगते हैं जैसे कॉमेडी शो चल रहा हो। फिर अचानक नॉक्स सिर मारता है और असल लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी लंबी और जबरदस्त लड़ाई के बाद दोनों बार से बाहर निकल कर लड़ते हैं। डॉल्टन चुपचाप उठकर चला जाता है, जबकि नॉक्स वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे मजा आ रहा हो। और हाँ, बैकग्राउंड में एक रॉक बैंड अब भी बजाता जा रहा है, जैसे ये कोई मंगलवार की आम रात हो। बाद में डॉल्टन बोट हाउस पर होता है, अपने बैग पैक कर रहा होता है। फ्रैंकी वहां पहुंचती है
और माफी मांगती है कि उसने पहले सब कुछ नहीं बताया। वो डॉल्टन से रुकने की भीख मांगती है और असली बात खुलकर बता देती है। ब्रांट वहां एक लग्जरी होटल बनाना चाहता है। उसने हाईवे के सारे जमीन खरीद ली है सिवाय फ्रैंकी की जगह के। आखिरी बचा हुआ, फ्रैंकी, मैंने शुरू से ही कहा था कि तुम्हें किसी और को रखना चाहिए था। कार्टर को आजमाओ। ब्रांट के पास पैसे खत्म हो गए थे और उसने कुछ गलत लोगों से उधार लिया। अगर उसने उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो उसका काम तमाम है। डल्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम सच में इतने डरे हुए हो? हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, जितना तुम समझ भी नहीं सकते। इसी बीच ब्रांट को पता चलता है कि नॉक्स ने डल्टन को नहीं मारा था। जब डल्टन शहर छोड़ने वाला होता है, वह देखता है कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस चार्ली की बुक स्टोर के पास खड़ी है। उसे पता चलता है कि चार्ली और उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहीं उसे समझ आता है कि ये ब्रांट का काम है। ब्रांट अब उन लोगों को निशाना बना रहा है जो डल्टन के करीबी हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कौन चुकाएगा ये कीमत? यही वह पल है जब डल्टन का गुस्सा फूट पड़ता है। अब वह खुद को रोक नहीं सकता। डल्टन सीधे ब्रांट के आदमी के पास जाता है जो बुक स्टोर जलाने का जिम्मेदार है। तो तुम्हें हमारा छोटा सा संदेश मिल गया? हाँ, बिल्कुल मिला। जब डल्टन मानता है कि वो शहर छोड़ने वाला था, वो आदमी हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें डरा ही दिया, है ना? ज्यादा नहीं। डल्टन अचानक उसके चाकू से वार को चकमा देता है और सीधा उसके गले पर मुक्का मारता है। वो बताता है कि उसने उसकी सांस की नली तोड़ दी है। अब वो सांस नहीं ले पाएगा। जब वो मर रहा होता है, डल्टन कहता है, कई लोग पूछते हैं क्या मैं डरता हूँ? हाँ, डरता हूँ, लेकिन तुम लोगों से नहीं। मैं डरता हूँ कि अगर कोई मुझे हद से ज्यादा धकेल दे तो क्या होगा, और तुमने वही किया। अब तुम जानोगे क्या होता है। डल्टन लाश को ट्रक में डाल रहा होता है, तभी मो उसे देख लेता है। ओह हे यार, मैं तो बस जा रहा था। पता चला ये लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितना सोचा था। मुझे तो बस बाइक चलाना पसंद है, लेकिन साउथ फ्लोरिडा में ग्रुप के बिना मुमकिन नहीं। मो उसे बताता है कि ब्रांट को सुबह 5 बजे हार्वेस्ट की मेन बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। डल्टन लाश के लिए बर्फ लेता है और उस आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। वहां जाकर वो ब्रांट के लिए पैसे ला रहे एक करप्ट पुलिस वाले को पकड़ता है और बेहोश कर देता है। उसे कैश से भरा बैग मिलता है, इतना कि जिंदगी भर के लिए काफी हो। जब पुलिस वाला होश में आता है, वो देखता है कि डल्टन लाश को समंदर की तरफ घसीट रहा है और उसकी लाश पर उसी की बंदूक से गोली चला रहा है। पुलिस वाला घबरा जाता है। लोगों को पता चल जाएगा कि ये गोलियां उसे मारने वाली नहीं थी। मैं बता दूंगा कि तुमने मारा है। डल्टन उसे बताता है कि दिमाग पर चोट कैसे याददाश्त को मिटा सकती है। अगर सही से चोट लगे तो हाल की यादें दिमाग में जाने से पहले मिट जाती हैं। हम दोनों को बात की अभी 2 मिनट ही हुए हैं, है ना? फिर वो उसे एक पेड़ की डाली से फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद डल्टन एक पे फोन से पुलिस और मीडिया को कॉल करता है। बताता है कि एक पुलिस वाले ने किनारे पर किसी को गोली मारी है। डल्टन नॉक्स का डायनामाइट तैयार कर रहा होता है जब शेरिफ आता है। वो कहता है कि ब्रांट ने एली को पकड़ लिया है और अगर डल्टन पैसे वापस नहीं करता तो वो उसे मार देगा। डल्टन, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। शेरिफ, मेरे डिप्टी ने कहा था तुम कुछ याददाश्त की बातें कर रहे थे। लगता है तुम्हारा प्लान काम नहीं आया। डल्टन मानता है, हाँ, मैंने पैसे ले लिए थे। शेरिफ, तुमने बताया ही तो था। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांट तो मुझे ही दोष दे रहा है। अगर मेरी बेटी की कोई अहमियत है तुम्हारे लिए तो तुम उसकी मदद करोगे। डल्टन थोड़ा शक में है, लेकिन अगर खतरा सच में हुआ तो वो पैसे लेकर मिलने को तैयार हो जाता है। वो एक बोट लेता है, ठीक एली के एक्स बॉयफ्रेंड की नाक के नीचे से। अरे, ये मेरी बोट है भाई। ठीक है, तुम वही एक्स बॉयफ्रेंड हो ना? मैं बस चाबी ढूंढ रहा हूँ। वो एक्स एक पुलिस वाला भी है, लेकिन ज्यादा कुछ करता नहीं। तो डल्टन बिना परेशानी के निकल जाता है। मैं इसे वापस ला दूंगा। नहीं, रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम मुसीबत में हो, पीछे हटो। सब ठीक है, मैं 2 घंटे में लौट आऊंगा। कहानी यहीं खत्म होती है।